दोस्तों ये कहानी है मलेशियन एयरलाइंस की एक फ़्लाइट की जिसे मलेशिया के कुआलालंपुर से उड़कर चाइना के बीजिंग तक जाना था। ये फ़्लाइट कुआलालंपुर से टेक ऑफ तो करती है लेकिन बीजिंग में लैंड नहीं करती। आज इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये फ़्लाइट MH370 कहाँ गई। क्या ये कोई रहस्यमय मिस्ट्री है या इस फ्लाइट को किसी ने हाईजैक कर लिया या फिर इस फ्लाइट के पायलट्स की कोई सोची समझी साजिश थी। दोस्तों मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं किंगडम ऑफ हिस्ट्री चैनल। ये बात है अब से 10 साल और 2 महीने पहले की, जब कैलेंडर में तारीख थी 8 मार्च 2014 और घड़ी में वक्त था ठीक 12:45 का। इस बोइंग 777 नाम के प्लेन में सवार थे पूरे 239 लोग, जिसमें से 227 पैसेंजर्स थे और 12 थे क्रू मेंबर्स। इस बड़े बोइंग 777 के मेन पायलट थे ज़ाहरी अहमद, जिनकी उम्र थी 53 साल, जो कि मलेशियन एयरलाइंस में सबसे सीनियर पायलट्स में से एक थे। और उनके साथ थे एक को पायलट जिन्हें 7 साल एक्सपीरियंस था और इस फ्लाइट के बाद उनकी इंटर्नशिप भी पूरी हो जानी थी और वो परमानेंट फ्लाइट कमांडेंट पायलट बनने वाले थे और उनका नाम था फारिक अहमद। इस फ्लाइट को 5.5 घंटे का सफ़र तय करके सुबह 6:30 बजे चाइना के बीजिंग पहुंचना था और इस प्लेन में तकरीबन 49,100 लीटर पेट्रोल भरा गया था, जो कि 7.5 घंटे की उड़ान के लिए काफ़ी होता है। और जबकि इस फ्लाइट को सिर्फ 5.5 घंटे तक ही उड़ान भरनी थी और कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल भरना भी फ्लाइट की रूटीन टेस्टिंग में शामिल होता है, क्योंकि अगर किसी वजह से मौसम या किसी तकनीकी खराबी की वजह से प्लेन की लैंडिंग को 1 या 2 घंटे तक हवा में रखना पड़े तो प्लेन को आसमान में रखा जा सके और प्लेन को सेफ लैंडिंग भी कराई जा सके। अब फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से निकल चुकी थी और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और ठीक 1:09 पर यह फ्लाइट अपने ट्रांसपोर्टर से कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपनी GPS लोकेशन भेजती है। ये ट्रांसपोर्टर प्लेन में लगे होते हैं, जिसके जरिए से प्लेन हर थोड़ी देर के बाद अपने नियर बाय रडार्स तक एक सिग्नल भेजता है, जिसमें प्लेन की पूरी जानकारी और लोकेशन होती है। प्लेन को टेक ऑफ हुए 38 मिनट्स हो चुके थे और इसके बाद कैप्टन ज़ाहरी अहमद की ATC के साथ आखिरी बात होती है, जिनके लफ्ज थे डिलीवरी मैनेजर 370 गुड मॉर्निंग Malaysian 370 stand by Malaysian 370 request level 370 we are ready requesting flight 340 to Beijing। इसके बाद इन्हें वियतनामी ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करना था, लेकिन आखिरी चेक इन के बाद 2 से 3 मिनट के अंदर ही फ्लाइट MH370, जो कि मलेशिया और वियतनाम दोनों ही के रडार से गायब हो जाती है। जबकि इस फ्लाइट को अपने डेली रूटीन के हिसाब से ही मलेशिया टू बीजिंग तक का सफ़र तय करना था और जो आज के दिन ऐसा नहीं हो पाता और आज वो हो जाता है जो उस फ्लाइट में बैठे हुए लोगों ने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। वियतनामी एयर स्पेस के लिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात थी कि जिस वक्त फ्लाइट 370 को वियतनामी एयर स्पेस में पहुंच जाना चाहिए था, वो अब तक यहाँ नहीं पहुंची है। और दूसरी तरफ कुआलालंपुर स्टेशन के लिए ये बहुत कॉमन सी बात थी कि फ्लाइट ठीक टाइम पर वहाँ के स्पेस सेंटर से निकल चुकी थी। जब वियतनामी स्पेस में ये MH370 फ्लाइट एंटर नहीं हुई तो वहाँ के कंट्रोल टावर से प्लेन के पायलट ज़ाहरी अहमद से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन पूरे 18 मिनट तक फ्लाइट 370 से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। तब जाकर वियतनामी ट्रैफिक कंट्रोल ने कुआलालंपुर कंट्रोल टावर को ये मैसेज दिया कि फ्लाइट 370 अभी उनके एयर स्पेस में नहीं पहुंची है। अब ऐसी सिचुएशन में रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन कुआलालंपुर से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन रेस्क्यू टीम को नहीं भेजी जाती है और पूरे 4 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
6:15 पर फ्लाइट MH370 को बीजिंग में लैंड कर जाना चाहिए था, लेकिन ये फ्लाइट अब तक वियतनाम तक नहीं पहुंची थी। अब होना क्या था दोस्तों, आपाधापी में सर्च ऑपरेशन को शुरू कर दिया जाता है और 17 मार्च 2014 को AMSA ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम सेफ्टी अथॉरिटी के साथ मलेशियन गवर्नमेंट गल्फ ऑफ थाईलैंड, साउथ चाइना सी से लेकर साउथ इंडियन ओशियन में ये सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है। इसमें 22 एयरक्राफ्ट्स और पूरे 8 अलग अलग देशों के साथ 19 शिप्स को साउथ इंडियन ओशियन में भेजा जाता है और पूरे 4.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स तक बोइंग 777 प्लेन को ढूंढने का काम शुरू कर दिया जाता है। और ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन होता है, जिसमें एक एक करके बहुत से अलग अलग देश जुड़ने लगते हैं। इस सर्च ऑपरेशन में अब तक 30 कंट्रीज के साथ में मिलकर इस फ्लाइट को ढूंढने का काम शुरू किया जाता है और लगभग $200 मिलियन तक खर्च कर दिए जाते हैं। कुछ सबूतों के हिसाब से तरह तरह के अंदाजे भी लगाए जाते हैं, क्योंकि जब फ्लाइट 370 अपने एयर स्पेस से निकलती है तो उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम में खराबी होने की वजह से ये प्लेन वियतनाम एयर स्पेस से यू टर्न करके मलेशिया की तरफ वापस चली जाती है और आधे घंटे के अंदर मलेशिया के पीनाक शहर को क्रॉस करके मलाका स्ट्रेट की तरफ टर्न कर जाती है और कुछ देर के बाद ये प्लेन वहां के मिलिट्री रडार पर शो होने लगता है और वहां से होते हुए साउथ इंडियन ओशियन की जगह साउथ इंडियन ओशियन के इस जगह पर पहुंच जाता है जो अभी आपकी स्क्रीन पर है। इसके बाद ना तो ये प्लेन मिलिट्री रडार पर दिखाई देता है और ना ही किसी सिविलियन रडार पर, लेकिन प्लेन में एक ऐसा सिस्टम भी होता है जो किसी भी कम्युनिकेशन फेलियर के होने पर ये बोइंग प्लेन्स सीधे सैटेलाइट को कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं और उस वक्त इस बोइंग 777 प्लेन ने भी यही किया। 2:22 के बाद हर घंटे इनमारसेट नाम की सैटेलाइट से कांटेक्ट किया, जो कि प्लेन से पूरे 35,000 किलोमीटर की दूरी पर था और एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये प्लेन मिलिट्री रडार से निकलने के बाद एक और यू टर्न इंडियन ओशियन की तरफ लेकर चला जाता है और लगातार 5 घंटों तक इंडियन ओशियंस के ऊपर ही उड़ता रहता है और सुबह 8:19 पर ये प्लेन इनमारसेट नाम की सैटेलाइट से आखिरी बार कांटेक्ट करता है और इसके बाद इस बोइंग 777 प्लेन का कांटेक्ट कहीं नहीं होता। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना था कि जब फ्लाइट को ढूंढना शुरू किया गया तब भी 3 घंटों तक ये फ्लाइट हवा में ही फ्लाई कर रही थी और इन्वेस्टिगेशन टीम का मानना था कि ये फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया से वेस्ट की तरफ इंडियन ओशियन के इस कर्व के पास आकर प्लेन का सैटेलाइट से कनेक्शन टूटा होगा और प्लेन में 8 घंटों तक ही हवा में रहने के लिए पेट्रोल था, जिसकी वजह से 8 घंटों में इस प्लेन ने इन सभी रूट्स पर ट्रैवल किया और लास्ट में आकर इंडियन ओशियन में क्रैश हो गया। ये बोइंग 777 प्लेन तो आज तक नहीं मिला, लेकिन इसके टुकड़े मिलने के दावे वक्त वक्त पर किए जाते रहे। मॉरिशस, मेडागास्कर, तंजानिया और साउथ अफ्रीका में इस प्लेन के टुकड़े मिलने के दावे किए गए। मेडागास्कर के एक फिशरमैन को इस प्लेन का टूटा हुआ फ्लैपरोन मिला, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि इस प्लेन को जानबूझकर खराब किया गया था। चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मार्टिन डोलन का कहना था कि इस प्लेन को किसी साजिश के तहत हाईजैक किया गया था। वहीं कनाडा के एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर का मानना था कि प्लेन को ज़ाहिरी अहमद ऐसी जगह ले गए जहां हवा का दबाव कम हो और सारे पैसेंजर्स बेहोश हो जाएं और खुद ज़ाहिरी ने ऑक्सीजन मास्क लगाया होगा जिससे वो इस प्लेन को दूर ले जा सके। और इन सभी आर्गुमेंट्स का सही होना भी पॉसिबल है, क्योंकि प्लेन को 180 डिग्री पर टर्न कराने जैसा काम पायलट्स के ही बस की बात होती है और ये काम ऑटो पायलट मोड पर करना पॉसिबल नहीं होता। दूसरा पॉइंट ये भी है कि प्लेन को मलेशिया और थाईलैंड के सेंटर से ले जाया गया होता है ताकि दोनों कंट्रीज के रडार सिस्टम से बचा जा सके। और तीसरा पॉइंट ये आता है कि ज़ाहिरी अहमद ने जानबूझकर अपने साथ ऐसे को पायलट को लेकर गए जिसे बोइंग 777 जैसे बड़े प्लेन को उड़ाने का कोई खासा एक्सपीरियंस भी नहीं था। इन सारे इंटेंशंस पर सवाल आता है कि शायद ज़ाहिरी अहमद दिमागी तौर से कुछ बीमार थे और उन्होंने जानबूझकर ये ग्रुप मर्डर
प्लान किया होगा। वहीं जो इस केस के ऑफिशियल इंचार्ज थे, उन्होंने इन सभी थ्योरीज को डिनाई कर दिया, क्योंकि ज़ाहिरी अहमद के 37 साल के करियर में उन पर ना तो किसी तरह की कोई कंप्लेंट दर्ज हुई और ना ही उनके पूरे डिपार्टमेंट में कभी किसी ने उनका खराब बिहेवियर को नोट किया, क्योंकि डिपार्टमेंट में उनकी एक अच्छी और रिस्पेक्टफुल इमेज बनी हुई थी। और लास्ट में इस फ्लाइट की अलग थ्योरी बना दी जाती है, जिसमें सारे अनुमान लगाकर इस बात पर फोकस किया जाता है कि प्लेन में किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से ऑक्सीजन की कमी हुई, जिसकी वजह से पैसेंजर के साथ साथ पायलट्स और क्रू मेंबर्स सभी बेहोश हो गए और प्लेन ऑटो पायलट पर चलता रहा, और जब तक उसमें फ्यूल नहीं ख़त्म हो गया तब तक प्लेन हवा में रहा और उसके बाद जाकर इंडियन ओशियंस में क्रैश कर गया। इस मिस्टीरियस थ्योरी पर बिलीव करके इस सर्च ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया। और 2 साल पहले साल 2022 में एक रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉफ्रे का क्लेम आता है कि उन्होंने इस प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन को वीक सिग्नल रेडियो वेव्स की मदद से ट्रेस किया है, और ये बताते हैं कि ये प्लेन एग्जैक्ट 7th आर्क के 4 किलोमीटर नीचे है, जहां पहले भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन इतने ज़्यादा नीचे तक इस प्लेन को नहीं ढूंढा गया था। रिचर्ड गॉफ्रे का दावा है कि दोबारा से अगर इस प्लेन को 40 नॉटिकल माइल्स के एरिया में ढूंढा जाए तो ये प्लेन मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, पूरे 10 साल बाद अगर इस प्लेन को ढूंढ भी लिया जाता है तो आपको क्या उम्मीद लगती है कि ढूंढ लेने के बाद यहाँ मलबे के नीचे क्या बचा होगा? जो बॉडीज़ होंगी उन्हें तो डीप सी जायंट्स ने ही खा लिया होगा। और आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। लाइक एंड सब्सक्राइब।